हमारा वही सवाल कि क्या 370 लगी हुई है शाहीन बाग में, क्योंकि मैंने और सुधीर चौधरी ने वहां जाने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। प्रदर्शन करते रहे, गो बैक के नारे लगते रहे, लोगों ने सीएए और एनआरसी के बारे में अतकचरा बातें की और यहां तक कह दिया कि 15 लाख प्रॉमिस किए थे मोदी जी ने, वो नहीं दिया, नोटबंदी कर दी, देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया। इन तमाम चीजों का सीएए और एनआरसी से क्या लेना देना है, ये भी समझने वाली बात है। आखिर कौन इनको इस लाइन पर बरगला रहा है? क्या इन लोगों की प्रॉब्लम सीएए और एनआरसी से नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह से है? डॉक्टर मिश्रा, आज मैं और सुधीर वहां पर गए थे और सुधीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। टेलीविजन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो चैनल एक मुद्दे को लेकर साथ आए। सुधीर और मैंने तो कई बातें की, दर्शकों ने देखी। डॉक्टर मिश्रा, मैं चाहता हूं आप उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछें। सुधीर जी, जब आप पहली बार, मुझे लगा कि इतने बड़े दो पत्रकार दो अलग अलग चैनल के एक साथ कहीं पे गए और उसको कवर करने की कोशिश की, और आज मैं एक नॉर्मल सिटीजन होकर के दो बड़े पत्रकारों का इंटरव्यू कर रहा हूं और मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि जब आप दोनों लोग वहां गए तो क्या जो अभी तक का मीडिया दिखा रहा था और जो आप लोगों ने देखा उसमें क्या फर्क नजर आया आपको? जी देखिए, अभी तक जो शाहीन बाग पर जो तस्वीर दिख रही थी वो पूरी वन साइडेड तस्वीर थी। आज जब हम वहाँ पर गए तो इसको आप इस तरीके से समझ कर देखिए कि जो रिपोर्टिंग हो रही थी वो सिर्फ स्टूडियो में बैठकर, और जो उनकी विचारधारा यानी टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा वाले जो लोग हैं, सिर्फ वो अब तक अपने हिसाब से इस तस्वीर को आपके सामने पेश कर रहे थे। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। पिछले हफ्ते दीपक ने वहां जाने की कोशिश की, दीपक को रोक दिया गया, दीपक के साथ बहुत बदतमीजी हुई, गुंडागर्दी हुई और उन्हें वहां से जाना पड़ा। उसके बाद आज हम दोनों जब लोग वहां पर गए हैं तो मैं आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूं, मैं तो सीरिया तक रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। सीरिया की रिपोर्टिंग आसान थी, लेकिन शाहीन बाग की रिपोर्टिंग मुश्किल थी, क्योंकि सीरिया जैसी जगहों पर कौन कहां गोली चला रहा है, किसके हाथ में बम है, किसके हाथ में बंदूक है, आप देख सकते हो। लेकिन शाहीन बाग जैसी जगह पर गोली कहां से चल रही है, यहां से चल रही है या सामने से चल रही है, आपको समझ में नहीं आएगा। और जितने सारे लोग वहां पर थे, दे वर ऑल कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड। वो लॉजिक सुनना नहीं चाहते, वो जानकारी लेना नहीं चाहते, वो कानून को पढ़ना तक नहीं चाहते। मैं कानून की कॉपी उनके साथ लेकर गया था कि पढ़कर उनको सुनाऊंगा और उनसे पूछूंगा, वो कानून को पढ़ना तक नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा जो मुझे अंतर दिखाई दिया वो ये था, विरोधाभास का वो मुख्यालय है। जो लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करना चाहते थे कुछ वक्त पहले तक, जो राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होना चाहते थे, जो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते थे, वो सारे लोग आज वहां पर सबसे ज्यादा बड़े देशभक्त और राष्ट्रभक्त बने हुए थे। ये कितना बड़ा अंतर है जो देश को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल सुधीर, और जो हमने देखा वो ये साफ बताता था कि वहां पर कोई लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन मुझे तो नहीं प्रतीत हुआ। अगर लोकतंत्र वहां पर है तो फिर लोकतंत्र में बातचीत करने की आजादी होना चाहिए। बातचीत वो करना नहीं चाहते थे। लोकतंत्र है, संविधान है, तो हम दोनों को शाहीन बाग के उस प्रदर्शन स्थल में जाने से नहीं रोका जाना चाहिए था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुधीर, मैं समझना चाहूंगा, वहां पे एकाएक 15 लाख की बात हो गई, वहां पर एकाएक बात हो गई कि 15 लाख नहीं दिए, नोटबंदी लागू कर दी, राम मंदिर का जो मसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया। आपको कहीं लगा कि इन तमाम लोगों की खुंदक सीएए और एनआरसी पर कम, और मोदी सरकार आ गई है, पावरफुल तरीके से आ गई है, मोदी और अमित शाह काम कर रहे हैं, 370 का भी जिक्र है वहां, 370 हटा दिया आपने, जबकि कश्मीर से शाहीन बाग का कोई लेना देना नहीं। क्या ये इनकी इन ऑर्गेनाइजेशन, इन व्यक्तियों को लेकर, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई खुन्नस आपको नजर आई इन लोगों के मन में? तो पहला पॉइंट तो दीपक एक ये है कि ये जो पूरा प्रदर्शन है ये पूरी तरीके से सियासी है, यानी पॉलिटिकल है। ये किसी एक इशू को लेकर या किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं है, ये सियासी है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसकी शुरुआत हुई थी इस बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ, मई में जो नतीजे आए उसके बाद इसकी शुरुआत हुई है। तो इसमें नोटबंदी से लेकर आप राम मंदिर तक, और उसके बाद कश्मीर में धारा 370, ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी एक इन्होंने उसको क्लब कर लिया एक जगह, और सबको मिलाकर इनको ये लगा कि ये मौका लगा है अब
एनआरसी को लेकर और नए नागरिकता कानून को लेकर, ये उसका फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए देश को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि ये एंटी सीएए मुहिम है। ये एंटी सीएए मुहिम नहीं है, ये एंटी मोदी मुहिम है और ये पूरी तरीके से राजनीतिक है। इसके अंदर सारे विरोधी दल जो हैं वो सब एक साथ मिले हुए हैं। इसके लिए फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, आज ही आपने देखा होगा ईडी के कुछ पेपर सामने आए हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस दौरान, वो 120 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं, किसने उन फंड्स को मोबिलाइज किया है, कौन उन फंड्स को ला रहा है और वो फंड किस किस को दिया गया है, किन किन लोगों को ये पैसा दिया गया है ताकि वो सारे इन प्रदर्शनों को ऑर्गेनाइज करा सके। यानी ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट नहीं है, ये इनऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, ये नकली प्रोटेस्ट है। इसके पीछे की जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी है। खतरनाक है, मैं ये भी कहूंगा खतरनाक है, क्योंकि ऐसी सोच, आप प्रजातंत्र का सम्मान करते हैं तो आपको बहुमत का सम्मान करना पड़ेगा, आप संविधान का सम्मान करते हैं तो आपको और मुझको शाहीन बाग भेजना चाहिए था, हम दोनों को वहां जाने देना चाहिए था। आप लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं तो ऐसे में आप दिल्ली की 2 करोड़ जनता जो परेशान है पिछले 1 महीने से ज्यादा, उनके अधिकारों का क्या। और अगर संविधान आपको अधिकार देता है तो आपको कर्तव्य भी देता है, कर्तव्यों का क्या। मौलाना साहब, आप तो सीएए वाला कागज पढ़ने से हिचक गए उस दिन। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, क्या ये मोदी को लेकर खुंदक नहीं है जो सीएए के प्रोटेस्ट के तौर पर निकल रही है? और आप तो एक बार ये बात मान भी चुके थे कि भाई ठीक है, हम मानते हैं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, हमको आरएसएस से नफरत है, विजय शंकर तिवारी जी से जवाब लूंगा, हमको मोदी से नफरत है, हम ये करेंगे, हम देश को बंधक बनाएंगे, ये वो नहीं है मौलाना साहब। अभी आप ही ने एक मिसाल सुनाई थी कि सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है। आपको भी हरा हरा आ रहा है। नहीं, देखिए ना, आपका हरा तो मुझे दिख गया जब सीएए का आपने कागज पढ़ने से इनकार कर दिया था, तब आपका हरा नजर आ गया था। मुझे बोलने तो दो सर। इतना फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं, फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकता है माइनॉरिटी के ऊपर। नहीं, मेरा कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है माइनॉरिटी के ऊपर, माफ कीजिएगा साहब, माइनॉरिटी के बुरी बात। देखिए सर बोलने दीजिए। देखिए रुमान अल्लाह भी माइनॉरिटी से आते हैं, रुमान अल्लाह भी माइनॉरिटी से आते हैं। रुमान अल्लाह जवाब दीजिए, मेरा रिपोर्टर रुमान अल्लाह खा भी माइनॉरिटी से आते हैं। सुन लीजिए रुमान, सुनिए, बताइए। माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं और दूसरे देश की माइनॉरिटी को हमारे देश में आने पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। मौलाना साहब, वहाँ पर हम पहुंचे और वहाँ पर सबसे पहली बात सवाल जब करना, जब मैं अपनी पूरी बात माइनॉरिटी कार्ड खेलना। नहीं, मौलाना साहब का जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, रुमानुल्लाह खान भी माइनॉरिटी से है, रुमानुल्लाह खान भी माइनॉरिटी से है, इस तरफ बैठे हुए हैं शुभी खान भी माइनॉरिटी से है। मेरा कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। चलिए आप, चलिए 1 मिनट में खत्म करिए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। मेरी पूरी बात सुनिए। आपने कहा कि क्या ये मोदी और अमित शाह के खिलाफ तहरीक है? नहीं, हमने 3 तलाक बिल भी देखा है। आपने एक बार घोषणा की थी मेरे स्टूडियो में, फिर बोले देश में पास नहीं होगा 3 तलाक बिल। आपने इस स्टूडियो में घोषणा की थी, फिर बोले आप आपने घोषणा की थी। मौलाना जी जल्दी भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी है। चलिए आगे प्लीज 1 मिनट बोलने दीजिए। ये बता दीजिए। हमने राम मंदिर का फैसला भी देखा है सर, ईडी पीएफआई हमने 370 भी देखा है सर। किसी मुसलमान ने कोई आवाज करी है? हमने दिल से उनको कबूल किया। किसी मुसलमान ने कोई आह नहीं की। लेकिन जब हमने देखा सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर देश के संविधान पर हमला है, देश के संविधान को तोड़ने की बात की जा रही है और देश में इसको लेकर नफरत फैलाने की बात की जा रही है, वो क्यों, वो सुनिए। अब देखिए, आसाम में जो एनआरसी हुआ, इनका गुमान ये था कि वहां 20 लाख में 20 के 20 लाख मुसलमान निकलेंगे और हमारी चांदी हो जाएगी। लेकिन इत्तेफाक ये गेम उल्टा पड़ गया, वहां 16 लाख हिंदू निकल गए, 4 लाख फिर मैं कहूंगा मेरी बात नहीं, इसीलिए मैं बात नहीं करता, इसीलिए कागज नहीं पढ़ता, इसीलिए सावन के अंधे को हरा हरा नजर, सावन के अंधे को हरा हरा नजर, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। डॉक्टर मिश्रा, आप नहीं सुनेंगे सच्ची बात। संविधान बचाने के लिए कहते हैं बॉडी मीडिया, इसलिए आपको गोबैक के नारे लगे, आप ये कहते हैं संविधान, इसलिए आपको और सुधीर चौधरी को गोबैक के नारे लगे। चलो, क्योंकि आप वन साइडेड हैं। सावन के अंधों को हरा हरा नजर आता है। मेरा जवाब दे दीजिए। संविधान बचाने की प्रोटेस्ट अगर वहां शाहीन बाग में चल रही थी तो संविधान के चौथे पिलर को इस तरह से पीट करके वहां से क्यों भगाया गया? क्या वो संविधान का चौथा पिलर मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम कर रहा है? गलत बात, गलत बात। मैं डिबेट पे बैठ रहा हूं, आप कैसे इन्होंने बाकायदा इस्लाम को बदनाम किया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर इस्लाम को बदनाम किया। इस्लाम ने खुद बदनाम किया हुआ है। इत्तेहाद तोड़ने की बात की है, एकदम गलत बात है। मैं चैनल पे कह रहा हूं, जब हमने कहा चौथा स्तंभ, जब पूरा हो जाए, चौथा स्तंभ
करीब हो जाए, मौलाना साहब, उसको जो है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की आवाज दबा रहा है। सुन लीजिए तिवारी जी की बात। तिवारी जी, हम इनको आईना दिखाएंगे कि आपको चौथा स्तंभ बने रहना चाहिए। सैकड़ों हजारों, ये बताइए आप डॉक्टर मिश्रा, सैकड़ों हजारों धरने की तराजू हाथ में नहीं लेते आप वन साइडेड होकर बात करते हैं। एक प्रणय में बैठ सुधीर चौधरी ने कभी आज तक मुसलमान की बात नहीं की। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आदमी हमेशा जहर उगलता है, हमेशा प्रोफेसर साहब प्लीज एक मिनट। आप अकेले शायद जाते बुला लेते शाहीन बाग वाले, सुधीर चौधरी को किसी कीमत पर नहीं बुलाया जा सकता। अकेले गए थे तब दीपक जी, ये तो जानबूझ के पीते हैं। दीपक जी सैकड़ों धरने हमने किए होंगे और मुझे लगता है आज तक के इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। दीपक जी आपने भी कई बार बोला होगा, सुधीर जी ने भी कई बार बोला होगा, लेकिन कभी भी उन प्रदर्शनों में, धरनों में कभी अंदर जाने से रोका नहीं गया होगा। अगर यही बात आप दोनों बड़े पत्रकार वहां नहीं गए होते और ये बात हम कह रहे होते तो शायद आप दोनों बड़े पत्रकार मेरी बात नहीं मान रहे होगे। यही लगता था, सुन लीजिए, ये लोग सब असहिष्णु मत बनिए, असहिष्णु मत बनिए। आज भी आपको यही लग रहा है कि हम सब सावन के अंदर, आज भी आपको यही लग रहा है कि हम सावन के अंदर, वो भी बड़े मजबूत थे। एक बड़ी बात हमने आपको भी यही गुमान हो गया। सुन लीजिए मोदी सरकार जो है पूरी दुनिया के अंदर मुझे सब कुछ पता, सबसे मजबूत सरकार है। दीपक जी बोले नहीं देंगे। आज हमने देखा जो आपका परिसर है प्रोफेसर उसके साहब अंदर कौन लोग जा रहे हैं? आप एजेंट हैं, आपकी आवाज काटना अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज प्रोफेसर साहब की ऑडियो डाउन कर दिया जाए। दीपक जी बाहर वो खड़े हैं, बाहर अंदर कौन जा रहा है? अंदर वो जा रहे हैं जो आतंकियों को शहीद बताने की बात करते हैं और जो अफजल खान जैसे आतंकी को बताने की काम करते हैं। वो पत्रकार अंदर जा सकते हैं, वो पत्रकार जो संविधान के साथ खड़े हैं, तिरंगा के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े, ऐसे पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया गया। शुभी 30 सेकंड मौलाना जी का जवाब। साजिद रशीदी साहब ने ये बोला कि हमने 370 एब्रोगेशन हुआ, किसी चीज का विरोध नहीं किया। ये हम नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। जाके नागरिकता कानून का नहीं, संविधान का। जाके आप देखिए, कान खोलिए, किस तरह के पोस्टर्स लगे हैं। संविधान शरिया मानने वाले लोग, शरिया मानने वाले लोग, शरिया की बात करने वाले लोग, शरिया कानून लाने वाले लोग संविधान की बात कर रहे हैं। अब सत्याग्रह का नाम ये शरिया की बात करते हैं। कानून के खिलाफ ये इस्लाम का असली चेहरा, ये जन आंदोलन है, असली चेहरा सामने लाने को मुसलमानों का आंदोलन नहीं ये है, इस्लाम का असली चेहरा। मुस्लिम सिख ईसाई सबका आंदोलन अरे है। प्लीज ये जन जन की पुकार है। जैसे आजादी में लोग निकल आए थे सड़कों पर, आज फिर निकल आए हैं। आज इनको अपनी आखिरत ये शाहीन बाग में असली, आज इनको शाहीन बाग में इस्लाम का असली पता चेहरा चल गया ये कितने प्रबल हैं, ये इतने बेचारे हैं कि शाहीन बाग में जाकर उनकी समस्या को नहीं पूछ सकते। ये इतने बेचारे हैं, इन पर तरस आ गया हमें भी। बदनाम करता है इस्लाम को, इस्लाम बदनाम नहीं करता। इनके जैसे मुसलमान लंबा लेंगे बगैर बोल सकती हो और एक्सटेंड करने वाले हैं। इस्लाम और मुसलमान के बगैर बोल सकती हो? क्यों? उसका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और फिर संबित के बाद सुधीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो स्टूडियो में डिस्कशन चल रहा है, एक सुबी खान है, उनको भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया जा रहा है, आपको और मुझको भी टर्म किया जा रहा है कि इनको जाने ही नहीं देना चाहिए था, जहर उगलना था। तो फिर लोकतंत्र किस बात का? अगर बातचीत की आजादी नहीं है तो लोकतंत्र किस बात का? अगर डिक्टेटरशिप चलानी है तो लोकतंत्र किस बात का? फिर किस बात की संविधान की रक्षा हो रही है? फिर किस बात का लोकतंत्र खतरे में है? अगर मेरी वहां मॉब लिंचिंग होती है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और मौलाना साहब को सबूत दूंगा कि मेरे कितने कैमरामैन वहां इंजर्ड हुए हैं, डॉक्टर को बुलाया हुआ है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, टेस्ट करेंगे वो आपके सामने। मौलाना जी जवाब दीजिएगा। मैं आपसे सुधीर ये जानना चाहूंगा कि इस सावन के अंधे हैं। अच्छा, चश्मा आपको मैं कल भिजवा दूंगा। सुधीर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज के बाद एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए लोगों से बात करने की। जी दीपक, मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला, जब आप उस दिन वहां पर गए थे और आपके साथ जो मारपीट हुई, वो घटना पूरी फ्लैश पॉइंट मानी जानी चाहिए। मैं आपके साथ आया, ये जो 2 चैनल एक साथ आए, उसके पीछे वजह ये थी कि जो मीडिया का ये वाला जो हिस्सा है, जो अफजल प्रेमी गैंग के साथ नहीं है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नहीं है, क्या इसे मीडिया नहीं माना जाएगा? क्या इसके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाएगी? कल ही इस देश ने गणतंत्र दिवस मनाया है और आज 24 घंटे के अंदर संसद भवन से शाहीन बाग की दूरी लगभग 13.5 किलोमीटर है।
सुप्रीम कोर्ट से शाहीन बाग की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया इस नए नागरिकता कानून पर। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश शाहीन बाग में लागू नहीं होता। इस देश की संसद का द्वारा पारित किया गया कानून वो यहाँ लागू नहीं होता। पुलिस यहाँ लागू का कानून यहाँ लागू नहीं होता और इतनी बड़ी सड़क 44 दिन से घेर कर रखी है जिससे करोड़ों लोगों को परेशानी हो रही है। इससे ज़्यादा आज़ादी किस देश में, मैं जानना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा आज़ादी आपको किस देश में मिलेगी? पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो बहक गई है। हमने अपने जो मापदंड हैं वो हमारे सही नहीं है। उन मापदंडों को हमें सही करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो वो दोनों तरफ की होगी। अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं तो वो दोनों तरफ से आपको करना पड़ेगा। ये वन साइडेड जो खेल है, वन साइडेड जो गेम है, ये नहीं चलेगा। इसके रूल्स आपको बदलने पड़ेंगे। और आपने जब 1950 में, गणतंत्र दिवस को अभी 24 घंटे हुए हैं, 1950 में जब आपने अपना संविधान बनाया था, उस वक्त आपको तय करना चाहिए था कि ये देश कौन सा सेकुलरिज्म अपनाएगा, कितना धर्मनिरपेक्ष या कितना पंथ निरपेक्ष रहेगा। उस वक्त इतने मतभेद थे और यही कारण था कि उस वक्त संविधान में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को संविधान के प्रियम्बल में नहीं जोड़ा गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी के दौरान इसे जोड़ा, वो अपनी मर्जी से जोड़ा, उसको संसद में नहीं लाया गया, उस पर हमारे देश में कभी कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए बड़ा विषय यह है कि सेकुलरिज्म को लेकर, सेकुलरिज्म की सही परिभाषा क्या है और सेकुलरिज्म की परिभाषा, इसकी जो जिम्मेदारी है वो सारे पक्षों पर है या सिर्फ माइनॉरिटीज पर है। अगर आप सेकुलर हो गए, धर्मनिरपेक्ष हो गए, तो फिर ना इस देश में कोई माइनॉरिटी है ना मेजॉरिटी है, सब बराबर नागरिक रहेंगे और ना ही इस देश के अंदर किसी को कोई पर्सनल लॉ मानने की आज़ादी होगी। ये बड़ा विषय है, इस पर बहस होनी चाहिए। और ये जो मुट्ठी भर लोगों ने इस पूरे देश को हाईजैक कर लिया है, जैसे शाहीन बाग अगर आप देखें, मुट्ठी भर लोगों ने हाईजैक कर लिया, मुट्ठी भर मीडिया के लोग हैं, मुट्ठी भर नेता और मुट्ठी भर बुद्धिजीवी, और ये सारे लोग सूचना तंत्र चला रहे हैं। ये सारे लोग देश को बताते हैं कि यहाँ क्या हो क्या रहा है। इस नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है, जो आज मैंने और आपने कोशिश की। अब हमें ये करना चाहिए कि हम इस जो हमारी ये जो टीम बनी है, इसका विस्तार होना चाहिए। इसमें हमें और ज़्यादा लोगों को शामिल करना चाहिए, और ज़्यादा पत्रकार शामिल हों, और ज़्यादा बुद्धिजीवी शामिल हों, और लोगों को हम जागरूक कर सकें। सुधीर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम इस बारे में बिल्कुल बात करेंगे, आगे इस बात को बढ़ाएंगे। तहसीन, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप तो स्टार स्पीकर रहे इन तमाम प्रोटेस्ट में, हर जगह जाके आपने भाषण दिया है। क्या आप आज शाहीन बाग में होते तो मुझको और सुधीर को रोकते? बताइए, हाँ या ना, जवाब दीजिए। आप तो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र है और क्या ये संविधान बच रहा है? देखिए, दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ दीपक। संक्षेप में तहसीन, आप बहुत विस्तार कर देते हैं चीजों का, सवाल का जवाब देते हैं। संक्षेप में, बार बार बीजेपी एक आरोप लगाती है कि ये लोग 500 रुपये में बैठे, दादियों को बिठाया जा रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर जा रहा हूँ बात करने। किसी को अगर पैसे मिल रहे, बीजेपी उसको एक्सपोज करे। अमित शाह जी के घर के बाहर की सारी सड़क 1 महीने से ज़्यादा बंद है, वहाँ पर लोगों को दिक्कत नहीं होती, वहाँ पर दुकानें बंद है, वो उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज क्यों? अमित शाह जी को कौन कहता है मेन रास्ता नहीं है? क्यों नहीं है मेन रास्ता? किसने तय किया मेन रास्ता नहीं? अमित शाह जी ने तय किया मेन रास्ता। अमित शाह वाली भी, अमित शाह जी, चलिए मैं घोषणा कर रहा हूँ, अमित शाह वाले के लिए भी हम कैंपेन चलाएंगे। आप अगर उससे खुश होंगे हम वो भी करेंगे। अब दूसरी बात, एक व्यक्ति ने उस स्टेज पे कहा कि भारत चिकन नेक है, आसाम को अलग कर देना चाहिए। मैं आज संबित भाई नहीं है, आरएसएस के प्रवक्ता से पूछता हूं, अमित शाह जी आज तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? मैं गृह मंत्री होता, उसको गिरफ्तार करते, जेल में ठोकता। आपने नहीं किया क्योंकि आपका आरएसएस का उससे संबंध है। और तीसरी चीज, बार-बार कह संबंध है, आरएसएस का संबंध है, आरएसएस इन लोगों को भेजता है। और आप लोगों के साथ शायद जो हुआ उसमें भी बीजेपी का हाथ होगा इनका नाम खराब करने के लिए, ऐसा मेरा आरोप है। आप इसकी जांच करें। तो सुधीर भाई और दीपक भाई को कभी नहीं रोकने दे, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? तिवारी जवाब दीजिए, आरएसएस है सरजील इमाम के पीछे। तिवारी जी जवाब दीजिए। देखो, ये उल जुलूल इस प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं। जब ये संघ पर, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों पर इस प्रकार की बात करते हैं, तो जो सारी जनता है, सारा समाज जो है,
वो इनको जानता है कि सब जानते हैं। एक मिनट आप अगर शजील इमाम का बीजेपी के प्रवक्ताओं के नंबर निकले, फोन नंबर निकले, एक मिनट क्या आप माफी मांगोगे? नहीं, अरे सुनो तो, दो प्रवक्ता अरे के सुनिए direct तो, accusation सुन किया। लीजिए, मैं नेशनल टीवी पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे direct touch टेलीफोन में। नंबर तो पता नहीं आपने कहां क्यों कहां उसको निकलेंगे। बंद आपके किया? पास भी है हमारा टेलीफोन नंबर, क्यों नहीं के किया पास भी बंद? हमारा टेलीफोन नंबर है। आप तो शर्जील इमाम एक नहीं मिनट, है ना। हमारा शर्जील टेलीफोन इमाम नहीं है। आपके पास भी है, सर, शर्जील आपके इमाम पास भी है, नहीं बनूंगा और मैं, हमारा आप शर्जील इमाम नहीं हो ना। एक मिनट सुन लीजिए, आपका टेलीफोन है ना, स्वाभाविक है। हम आप क्या शर्जील करें? इमाम तिवारी नहीं जी, हो। हम ये कह रहे हैं, या आप कहते हो कि मैं देखो, शर्जील इमाम हूं, क्या है? तो फिर आपका नंबर डिलीट करूं अभी? तिवारी जी, अभी डिलीट कर अच्छा दूं। मौलाना साहब, मौलाना प्लीज कंटिन्यू। मौलाना साहब बहुत टाइम मिलेगा, अभी हम 11 बजे तक फिर आ रहे हैं। आपके पास फ्री फॉर ऑल है। विजय जी, तिवारी जी प्लीज कंटिन्यू। आप पे एक आरोप लगाते हैं निर्मोही अखाड़ा की आप पैसे खा आप गए। जगा सकते हैं, उसको आपकी जगाएंगे तो जाग जाएगा। organization सच ने बात corruption कही है। आपने, ये आपके लिए साबित होती है। देखो आप इतने ऐसे शुरू क्यों बनते PFI हैं? और आपने आप क्या सुनते फर्क क्यों है? नहीं? मुझे बताओ। सुनने की ताकत नहीं PFI और आपके अंदर। आपने क्या दीपक जी ने फर्क है? और ईडी आपकी जांच क्यों नहीं करता? जब जो आदमी जाग रहा हो, जिसको आप पता जो है है ना कि बदनाम सीए क्या कर रहे है, हो। इसके बाद भी मानने के लिए वहाँ तैयार पे नहीं है, बुजुर्ग, तो उसका महिला, इलाज क्या बच्चों के है? साथ आ रहे ये हैं, जैसे बच्चे आ रहे वास्तव हैं, में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। दीपक जी, आप किसी को मार रहे हो, किसी सर मैं कुछ कहलवा लिया होता तो अपने लिए कहलवा लिया होता ना, आपके लिए क्यों कहलवा? अमित शाह जी पब्लिक जो एनटीसीए प्रोटेस्ट आपके जा लिए रहे भी। हैं, अमित ये शाह क्या जी, है दीपक चौरसिया जी? सर मैं पत्रकार हूँ छोटा आज सा। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के घरों पे सर मैं एक मिनट, मौलाना साहब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। इस टॉपिक को मैं विराम दूंगा। और मौलाना साहब ये मैं चाहता हूँ कि देखिए व्यू फाइंडर भी ले लिया। मौलाना साहब कह रहे थे कि हमारी पिटाई नहीं हुई। मौलाना साहब ने कहा कि हमारे उस कैमरे दिन नहीं आपने कुछ टूटे। नहीं दिखाया मुझे। ठीक है मौलाना साहब, 2 दिन के बाद तो कुछ भी हो सकता है। दूध का सर। दूध, पानी का पानी हो कुछ भी जाएगा हो ना। सकता है 2 दिन के आगे बाद। हम आगे हम करेंगे। मौलाना के बाद साहब, तो 50 से मौलाना आगे तो जा साहब, सकते हैं। मौलाना क्या हो साहब, गया? मौलाना साहब देखिए ना, नहीं उस दिन आपने इसी को मैं उस कहता दिन हूं। आपने दिखाया। इसी को मैं कह रहा हूं। सर उस दिन दिखाया। इसी को मैं कह रहा हूं नहीं, कि उस दिन सावन के दिखाया अंधे आपने। को हरा ही हरा नजर सर आता उस है। दिन दिखाया उनको हरा आपने। दिखाएंगे। उस दिन और ये आपने काली दिखाया। टोपी पहन नहीं, के नहीं, आए उस दिन हैं। आपने क्यों काली दिखाया। टोपी पहने? सर आपने दिखाया दिखाएंगे उस दिन। ब्रेक के बाद। नहीं, प्रोफेसर नहीं। साहब 2 आपका दिन के बहुत बाद बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ होता है। और लोग साथ ही डिग्रियां साथ बनवाते सुधीर आप मुझसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस मुहिम को जारी रखेंगे, आगे भी जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन 11 बजे जब हम डिस्कशन के लिए आएंगे तो मेरे साथ ये तमाम लोग होंगे। मेरे सहयोगी रुमानुल्लाह खां, नाम सुन रहे हैं ना, खान, मौलाना साहब खान, रुमानुल्लाह खान, सुन लीजिए नाम फिर से सुनिए। वसीम अनिल यादव रिजवी भी खान है। पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं वहाँ पता नहीं शाहीन भाई, बाग में। पता नहीं। मौलाना साहब पिछड़े और दलितों की बात कर रहे हैं शाहीन बाग में। अनिल यादव साहब, इनकी भी पिटाई हुई है। पिछड़े समाज से आते हैं। मैं भी पिछड़े समाज से ही हूँ। आप तो इतने ज्यादा पिछड़े हैं कि आपको आगे करने के लिए मुझे खुद आगे आना पड़ा। देखिए स्टार बन गए अब आप, गुजर हूँ, स्टार बन गए मौलाना मैं भी ओबीसी में आता हूँ सर। पिछड़ा हो गया नहीं, ओबीसी में आता हूँ। गुजर अभी ओबीसी में नहीं है देश में। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे मौलाना जी के साथ ये सेशन होगा। हाँ, इनको यही पता नहीं पता।